जनमंच સત્યનો અવાજ ન્યૂઝ ચેનલે દર્શક મિત્રોના મનમાં જગ્યા બનાવી લેતા 17 મહિનામાં 28 લાખ વ્યૂઝ મેળવી દમણની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલનું સ્થાન યથાવત રાખ્યું છે। આભાર। तो आप मानते हैं कांग्रेस ने कोवत की, फिर भी आपने 2014 के चुनाव में कांग्रेस को साथ लिया आपने। सुनिए, वो भूल थी कि वो भूल इस वजह से कि आप हार गए साथ में, इस वजह से भूल थी। अगर जीत जाते तो आपकी पार्टी होती। सुनिए, दिक्कत ये हुई कि जो परिस्थितियाँ थी, क्योंकि हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश तमाम धर्मों का देश है और हम लोग चाहते हैं कि समता, पूर्णता, अखंडता, एकता बनी रहे और किसी प्रकार का देश में सांप्रदायिक उन्माद न हो। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। अगर आप चले जाइए इंडिया गेट पे चले जाइए, इंडिया गेट पे अगर 9000 लोगों के शहीदों के नाम लिखे, 9000 में 6000 7000 मुसलमान के भी मुस्लिम जो है शहीदों के नाम लिखे। मुस्लिम की बात नहीं नहीं बता रहा हूँ, ये केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, गाय गोबर की बात करती है। हमारे बुंदेलखंड में चले जाइए, आज किसान खेत में पड़ा हुआ है। आज जो उनके जानवर हैं, गाय है, बैल है, सांड है, खेतों को नष्ट कर रहे हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2019 में आपके पास दमन से लड़ने का कोई चेहरा है? योगी सरकार के पास। सर अभी आपने सवाल का जवाब दिया, 2019 में दमन से लड़ने का कोई चेहरा है आपके पास? जल्दी उसको बताएं। सर अभी आपने आपके भाषण में कहा देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए गोपनीय रखना चाहिए। एक तरफ आपके अध्यक्ष अखिलेश जी बोलते हैं कि हमें इसका प्रमाण देना चाहिए और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि गोपनीय रखना चाहिए। ये दोहरी नीति नहीं है। क्या प्रमाण देना चाहिए? जो सेना ने जो सबूत, सेना के पास जो सबूत मांगे, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि गोपनीय रखना चाहिए और दूसरी तरफ आपके अध्यक्ष बोलते हैं कि हमें प्रमाण चाहिए। सर ये प्रमाण की कोई ऐसी बात नहीं कही। देखिए ऐसा है, क्योंकि खुले मन से सब मीडिया नहीं, देखिए मीडिया में जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का मीडिया कोई नहीं करा, लेकिन जिस तरह से मीडिया में प्रचार करके लाया जा रहा है, पूरी तरह से कांग्रेस सरकार भी अमेरिका के हवाले से उन्हीं के साथ चलती, चाहे जितने भी समझौते हुए। क्योंकि विश्व बाजार में सबसे ज्यादा भारत में जो है, अगर मान लीजिए तनाव पैदा होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो किसके पास जो है फाइटर प्लेन और किसके पास तो गोला बंदूक है, वो तो अमेरिका बनाता है, उसके लिए फायदा होगा अमेरिका के लिए। तो अमेरिका की सारे पे सारा हमें अपने देश को मजबूत करना चाहिए, किसी दूसरे देश के या किसी राष्ट्रपति के भरोसे इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी का सहारा लेंगे तो हमको इशारा भी समझना पड़ेगा। 26/11 का जब हमला हुआ था तब भी सेना ने हमले के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए कहा था, लेकिन उस समय सरकार झुक गई थी, ना कोई हमला हुआ ना कुछ नहीं हुआ। उस समय अगर करते, अगर उसका वहाँ के राष्ट्रपति का अगर सहयोग लेके, अमेरिका के राष्ट्रपति का सहयोग लेके भी अगर किया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। उस समय क्यों नहीं किया? देखिए, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए देश के सैनिकों को, देश की सेनाओं को मजबूत करना होगा। भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आज हमारे देश के सीमाओं में लोग जो रह रहे हैं वो आज जो है संकट में है। भाषण देना और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनसे पूछिए, तनाव पैदा करना अच्छी बात नहीं है। जो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, भर्ती होते हैं सेना में। अमीर आदमी का बेटा नहीं भर्ती होता, किसी नेता का IAS का बेटा भर्ती नहीं होता, गरीबों के लोग सेना में भर्ती होते हैं। आज उनकी हालत देखिए, उनकी क्या। अगर जब जम्मू में इकट्ठे थे लोग, वहाँ के DG ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि हमको प्लेन दे दिया जाए, हमारे रक्षा में डाकोटा प्लेन दे दिया जाए, क्योंकि रास्ते में बर्फ है और उसका खर्च मतलब जो जाने में काफी समय लगेगा, तो गवर्नमेंट ने उसकी परमिशन नहीं दी। जब माननीय प्रधानमंत्री, हम तो देश की सुरक्षा के बारे में सब एक हैं, सेना के साथ हैं, तो लेकिन जिस तरह से ये पहले बयान देते थे कि सीमा में किसकी पुलिस है,
सीमा के अंदर कैसे गोला बारूद आ गया, कैसे आतंकवादी आ गए। ये माननीय प्रधानमंत्री बताओ ना कि वो 300-350 एड्रेस लेकर के वहाँ कैसे आ गए। इसके लिए उनको ढूंढ के, चाहे देश के अंदर आतंकवादी रह लो चाहे देश के बाहर से आ रहे, उनको खात्मा करना चाहिए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सेना को क्यों नहीं पूरा पावर देते। सर, आपने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी किंग मेकर होगी, तो क्या आपकी पार्टी से कोई पीएम नहीं होगा? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपने बोला किंग मेकर होगी। किंग मेकर होगी तो चेहरा कौन सा है आपके पास? आप चेहरा तो बताइए, नाम देखिए तो बताइए। जब चुनाव पूरे देश, हमारा तमाम धर्मों का और तमाम जो है तो पार्टियों का देश है, जब पूरे आपके जो है तो बिहार में गठबंधन, आपका बंगाल में गठबंधन, आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में गठबंधन, महाराष्ट्र में हर जगह अलायंस बन रहा है। सब अलायंस के लोग सब एक हैं और बहुमत के आधार पर जब तय करेंगे सब लोग जीत के आएंगे तो प्रधानमंत्री तय कर लेंगे। कोई जरूरी है क्या कि कोई झूठा आदमी, झूठ बोलने वाला आदमी अभी से कहते हैं कि हम एक सीट के बाद 10 सीट लाने का काम करेंगे, हम 15-15 लाख रुपए देने का काम करेंगे और लोगों के जनधन खाते खुलवा दिए और हजारों करोड़ रुपए जो है तो देश की जनता का चला गया, उनको 1 रुपया नहीं आया। ऐसा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री देश को नहीं चाहिए। हम लोग तय करेंगे जब चुनाव बाद तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। जनधन खाते में तो जहाँ पड़ा पैसा वहीं पे है ही है सबका। वो तो जीरो बैलेंस, सर जीरो बैलेंस में खोलने को कहा था, फिर भी हम जैसे लोगों ने पैसा डाल के वो जनधन खाता खुलवाया, फिर भी वो देखिए बैंक की पॉलिसी इन्होंने ये बना दिया कि 3000 से कम बैलेंस होगा तो पैसा कटेगा। ट्रांजेक्शन 36 बार से ट्रांजेक्शन ज्यादा करेंगे तो पैसा कटेगा, जमा करेंगे तो 50,000 से ऊपर जमा करेंगे तो टैक्स कटेगा। तो जनता का पैसा तो कट ही रहा है ना पैसा, और मतलब उसमें कोई जनता कोई फायदा तो नहीं हुआ। 15 लाख तो नहीं आया, 1 रुपया तो नहीं आया। और जहाँ तक प्रचार हो रहा कि हम जो है तो उज्ज्वला गैस, कितने लोग दोबारा सिलेंडर भरवा रहे हैं। गैस की कीमत कितनी बढ़ गई, गैस के दाम कितने बढ़ गए, पेट्रोल डीजल नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए। गैस के और पेट्रोल के दाम बढ़े थे, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए। सर यूपीए सरकार थी तब भी तो बाबा रामदेव जी ने कहा था कितने 35 रुपए लीटर वाली सरकार थी कि 70 रुपए लीटर वाली सरकार थी। ये चुनाव में जो मालिक ये 70-75 लीटर वाली सरकार थी कि आपको कम वाली सरकार थी। उन्हीं से पूछना चाहते हैं कि बताओ आप लोग कैसे महंगाई खत्म करेंगे। तो अब उन्हीं के सवाल उल्टे पड़ रहे हैं। देश की जनता अब बहुत जान गई, अब सोशल मीडिया में हर चीज में सब देश आगे हो गया है। नौजवान अब जो है जो नौकरियां खो गए लोग, आज जीएसटी और नोटबंदी के बाद नौकरियां घटी हैं और उन्होंने 50 साल से उम्र के अधिक लोग हो गए तो उनको परमानेंट जो है तो रिटायरमेंट किया है। लाखों नौकरियां गई हैं और देने के बजाय नौकरियां घटी हैं। और जहां तक इन्होंने कहा कि हम कौशल विकास की योजना के अंतर्गत कि कोई फल की दुकान सब्जी रख लेगा तो उसका एक हेल्पर होगा, क्या हमने उसको नौकरी नहीं दी। पकौड़े की दुकान खोलेगा तो उसमें एक पकौड़ा बनाने वाला होगा, एक सेल्समैन होगा, इस तरह नौकरी दी। ये देश के MBBS और डॉक्टर इंजीनियर के लोगों के साथ मजाक है कि कह रहे हैं कि भाई पकौड़ा बेचो देश के नौजवानों। ये देश के नौजवानों के साथ मजाक है। अब देश का नौजवान पूरी तरह जागरूक हो चुका है, अब इनके बहकाव में आने वाला नहीं। एक बार बहकाव में आएगा, एक बार ठग सकता है लेकिन बार बार नहीं लोग ठगे जाएंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी अब सर दमनदीप समाजवादी पार्टी के अंदर लोकल कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट बिगाड़ेगी ये पार्टी, लोकल कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस का वोट बिगाड़ेगी ये पार्टी। हमारे प्रदेश से मनोज यादव जी भी हमारी चर्चा हुई थी कि अब चूंकि हमारी पार्टी यहाँ नहीं थी, अभी केवल प्रदेश अध्यक्ष संगठन था, अभी हम लोग यहाँ विनर नहीं हो पाए। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और कोशिश करेंगे लोकल के कैंडिडेट ही नहीं। मनोज जी, दमनदीव का वोटिंग रेशियो कितना है? 1,27,000 પહેલા હતા ને હમણાં 15,000 વોટ પડ્યા છે। 127 में 15 कितना लगता है आपको? કેમ કે હમણાં ડિક્લેર નથી કર્યું છે કે કેટલા વધ્યા છે, પણ 15,000 નંબરમાં મળતું છે, નવા બનાવ્યા છે। पेंडिंग છે 1,19,517। शुरुआत मैंने करी પછી પાર્ટી તો શું છે કે જે માણસ કામ કરતો હોય પછી એને બીજા નવા માણસે એને મનોજ યાદવને શોધ્યા। પાર્ટી હતી પણ પાર્ટીની જે પ્રદેશ અધ્યક્ષ નિષ્ક્રિય હોય તો સંગઠન કંઈ થયું। પણ મનોજ યાદવ 3-4 મહિનાથી બહુ કોશિશ કરી રહ્યા છે અને
ખાસા સંગઠનો તમે થોડા ટાઈમમાં લોકલ માણસો બી દેખાશે. જ્યાં સુધી લોકલ માણસો નહીં દેખા, બિલકુલ બિલકુલ અમે માનીએ છીએ તમારી વાત. તમારે સમાજવાદી પાર્ટીનો હા, લોકલ માણસો વગેરે નથી. તમારો કોઈ રહેશે 2019 के इलेक्शन में आपको कैंडिडेट खड़ा रहेगा इधर? कंफर्म है. मनोज भाई, और आपने एक सवाल पूछा था. एक मिनट सर, आपने एक सवाल पूछा था. यूपीए के दौर में डीजल पेट्रोल महंगा. सर यूपीए के दौर में क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल भाव क्या था, अब डीजल क्या था, और बीजेपी के राज में क्रूड ऑयल का भाव कहाँ गया और डीजल का भाव कहाँ है. अगर आप वो देखिए रेशो तो आपको खुद भी सवाल का जवाब मिल जाएगा. सर आपका कहना मतलब कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार आएगी तो ये सब सही हो जाएगा, बैंक वगैरह का इंटरेस्ट कटना बंद हो जाएगा, ये अपना पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा. जैसे कुछ राहत होंगे, जैसे कि हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, गरीबों के पैसे कट रहे हैं, जो जल्दी घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसमें सारी चीजें इंक्लूड करेंगे. और उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी. उस फार्मूले को माननीय लोहिया जी के फार्मूले को लागू करने का काम किया. वहाँ 55 लाख से अधिक महिलाओं को हम लोगों ने पेंशन, समाजवादी पेंशन देने का काम किया. पूरे प्रदेश के लोगों को जो है निःशुल्क नहर का पानी, ट्यूबवेल का पानी, सरकारी किसानों को फ्री पानी देने का काम किया. लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया. तमाम योजनाएं कल्याणकारी तब्दील सरकार में देने का काम किया. उसकी नकल आज पूरे देश में हो रही है, दूसरे प्रदेशों में. सर, जिस तरह यूपीए सरकार के दौरान जिस तरह घोटाले होते थे, उसी समय विपक्ष के तौर पे भाजपा और एनडीए उसके ऊपर एफआईआर करवाती थी. उसी तरह अगर आपको लगता है कि भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार अभी चल रही है, उसमें अगर घोटाला कोई होता है तो उसके ऊपर आप क्यों कार्रवाई नहीं करवाते? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के इलेक्शन में कहा था कि हम घोटालेबाजों को पकड़ेंगे, इनको जेल भेजेंगे. इनकी सरकार आते ही कितने नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे हजारों करोड़ रुपए बैंक आज कंगाल हो गए. हजारों, चौकसी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए देश का लेके चले गए. 3500 लोग हैं उद्योगपति जो पैसा लेके चले गए. आज कुछ उद्योगपतियों को जो है सरकार जो है पूरा उनको बढ़ाने का काम कर रही है. उन्हीं के चाहे अडानी, चाहे मानी, इन्हीं घरानों को फायदा हो रहा है. सारे एयरपोर्ट एक तरफ देना, देश में सेना के लोग शहीद हो रहे हैं, आप एयरपोर्ट जो है तो उनके हवाले के दे रहे, अडानी के हवाले के दे रहे. तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है. आप जो है एफडीआई का विरोध करते हैं, आज एफडीआई पूरे देश में ला रहे हैं. आज रेलवे भी चला जाएगा प्राइवेटाइजेशन में. तो हमारे रेलवे कर्मचारी जो नौकरी करने वाले क्या करेंगे? सारी नौकरियां जा रही. आज जो है तो एयरपोर्ट चाहे रेल की जितनी साफ सफाई से लगा कर जितने कर्मचारी सारे प्राइवेट होते चले जाए. आज 12 घंटे से लगा करके 20 घंटे तक यहाँ आपके दमन और वापी में लोग साथ नौकरी में आते काम करना पड़ता है. लोग जो 30 साल चलने वाला है वो 20 साल में ही बीमार होकर के बूढ़ा हो जाता है. सर, जिस तरह आप पूरे देश में रफाल करके जो माहौल चलाया जा रहा है, उसके ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट ने सर क्लीन चिट दे दी. तो उसके रफाल हमारा मामला नहीं, और कांग्रेस का उनसे पूछेगा. तो उसी तरह आप दूसरा एफआईआर क्यों नहीं करवाते? जो आप घोटाले, जो यूपी एनडीए जो घोटाला करती है, उसके ऊपर आप उसी हमें पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने कांग्रेस को जेल भेज दिया. उन्होंने कहा कि हम घोटालेबाजों को भेज देंगे. जो कांग्रेस के जमाने में जो जेल चले गए थे उसके बाद कितने घोटालेबाजों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कितने लोगों को जेल भेज दिया 5 साल में. चुनाव के लिए बल्कि देश का पैसा लेके लोगों को जो है फरार कर दिया. इन्हीं की देखरेख में मिलके गए, वित्त मंत्री से मिलकर जा रहे हैं विजय माल्या जी, और सफाई दे रहे हैं कि नहीं. हमसे पार्लियामेंट में मिले थे, कक्षी काल में मिले थे, और इन्हीं से मिलकर परमिशन लेके जा रहे हैं. और बता रहे हैं विजय माल्या जी की मैं मिलकर आया, नमस्ते करके वित्त मंत्री से आया. सर, आपने बोला दमनदीव में डॉक्टर पर्याप्त नहीं है, मेडिसिन पर्याप्त नहीं है. आपको मालूम है दमनदीव का मरोड़ हॉस्पिटल है, उसमें गुजरात से भी इलाज कराने के लिए आते हैं. एक मिनट आपको बता दूं कि अभी उमेश भाई का एक इंटरव्यू आया था. हॉस्पिटल में आप डेड बॉडी पड़ी रहती है, मगर वहाँ पे कोई पीएम करने के लिए डॉक्टर नहीं रहते हैं. दूसरी बात आपको बता दूं, आटियावाड़ में भी एक केस हुआ था. जैसे कि बिजली के करंट से 8 या 9 साल की बच्ची मर गई थी, डेथ कर गई थी. तो उनको
हॉस्पिटलाइज में पीएम रिपोर्ट के लिए कितना उनको दौड़ाया, 2 महीने तक परेशान हो। मेरे पास भी आए थे, फिर मैंने भी वहां पे भेजा, तो भी हमको भी 4-6 दिन 8 दिन डॉक्टर आ जाओ कल आओ करके इस तरीके से करके हम रिपोर्ट मिलता है। और रही बात हॉस्पिटल की, उमेश भाई ने ये मुद्दा उठाया, उससे पहले आप कहाँ सो रहे थे? आपने कुछ बोला? किसी मुद्दा यहाँ पे कौन किसकी सुन रहा है? आज मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में कौन किसकी सीबीआई, एक बात बता दो, आज इंडिया का लोकतंत्र है, जो भी मीडिया है, सीबीआई पे केस कर रहा है, सुनिएगा, सीबीआई पे केस कर रहा है। आज तक कभी हुआ था? जीडीपी का गवर्नर पे दो गवर्नर पे भारत के इस्तीफा दे चुके हैं। जज आ गए सड़क पे। आज जज सड़क से लोहिया मर्डर केस में जज पब्लिक से मदद मांग रहे हैं। ऐसा आज तक भारत में मेरे हिसाब से कांग्रेस के राज में भी, यूपीए सरकार में नहीं हुआ था। आज जो बीजेपी में हुआ, आज के यंगस्टर्स वो क्या कर रहे हैं? राम, मेरे पास राम मुद्दा, राम क्यों अयोध्या मंदिर क्यों नहीं बना? 670 क्यों नहीं हटा? 370 क्यों नहीं हटा भाई? आप रात को 12 बजे नोटबंदी कर सकते हो, आप रात को 12 बजे बड़ा डिसीजन लेते हो, आप 670 नहीं हटा सकते। अभी तो बाड़ी समर्थन करती 370 हटाने में, आपकी बाड़ी समर्थन करती है 370 हटाने में। बिल्कुल, हम लोग साथ में दीजिए, करेंगे। बोलिए, उन्होंने क्या हमारे कॉन्फ्रेंस तो बिल तो लाए कि मंदिर बना रहे हैं आप? अयोध्या मंदिर बना रहे हैं, क्यों नहीं बना? विष्णु मंदिर बनाएगा, क्योंकि आपको अयोध्या मंदिर नहीं बना, विष्णु भगवान का मंदिर बना है और कोई नहीं। तो अखिलेश यादव ने विष्णु मंदिर बना लिया, तो क्या वो गलत किया? लोगों को परेशान किया है। आप देखिए कितने सालों से मसला चला आ रहा राम मंदिर का। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश पे भी आई, आज मैं कहता हूँ कि दमन और दीव की बात करते हैं। दमन दीव में एक इंडस्ट्रीज है, दमन दीव की इंडस्ट्रीज है, तो आज एक भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं जो अच्छे से चल रही हो। हर जगह आदमियों का जो लेबर का सॉर्ट आउट करके चलाया जा रहा है। आप लोग तो सब यहाँ की। और दूसरी बात, गुजरात वापी से दमन गंगा से केमिकल का पानी हमारे दमन में आता है। पहले हम वहाँ पे जेटी का जो भी काम कर रहे हैं, सुंदरता के लिए जो भी हमारे यहाँ पर्यटक आए, इसके लिए हम जो काम कर रहे हैं, तो पहले हम नदी साफ करेंगे तो कोई आएगा। दूसरी बात, गंगा सफाई होगी, सफाई करेंगे। दूसरा, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ के मछुआरे हैं उनको भी बहुत तकलीफ होती है, मच्छियाँ मर जाती हैं। तो ये सब चीजों पे पहले ध्यान दिया जाए। जैसे डॉक्टर की बात है, तो एक बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोगों को भी पता होगा कि जो गवर्नमेंट मरवाड़ हॉस्पिटल है और दमन मोटी दमन हॉस्पिटल है, खाली हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर बढ़ाने से काम नहीं होगा, मशीनरीज बढ़ाने से काम नहीं होगा। आप लोगों को पता लगा लीजिए कि वहाँ पे पर्याप्त डॉक्टर नहीं है। आप सिटी स्कैन करने वाला नहीं है। आप जाओगे, आज जाओगे तो आपको बोलेंगे भाई आप अगले हफ्ते आना। कोई ट्रीटमेंट कराने जाएगा तो कितना दिन जाएगा? 1 दिन जाएगा, तो उसकी बीमारी 10 दिन की गैपिंग में रहेगी, 7 दिन की गैपिंग में रहेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक यहाँ पे यूपीए सरकार रही है, बीजेपी को चांस दिया है। मैं चाहता हूँ कि तीसरा विचारधारा यहाँ पे पैदा हो, जो यहाँ पे कौमवाद न हो, एक समाजवाद हो। हम हर एक समाज के तबके को लेके यहाँ पे हम चले, और यहाँ पे जो भी हमारा कैंडिडेट रहेगा उसको हम पूरी कोशिश करेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताने की, और हम भी लड़ाई में रहेंगे। और सर जी, रोजगार तो मिला नहीं, बेरोजगारी 50% बढ़ा है उल्टा। और दूसरी बात, पकोड़ा तलना, आज हम सब पढ़े लिखे होंगे, हम पकोड़ा तो नहीं तल सकते। और सांसद में वो भी बोलते हैं कि आजकल के जो युवा हैं उनको पकोड़ा तलना चाहिए। जो आज तक का किसी का भी यूपीए सरकार हो गया, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का, कोई भी गवर्नमेंट आज तक का इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। आज योगी जी गौ हत्या के ऊपर आए थे। आप चेक कीजिए बीफ एक्सपोर्ट में यूपीए सरकार में कितना था और आज की सरकार में कितना है, उससे 10 गुना बढ़ा है। खाली हिंदू मुस्लिम करके मुस्लिमों को ऊपर ऐसे अत्याचार नहीं कर सकते, तो ऐसे अत्याचार किया जा रहा है, एक दूसरे को खाली मारा जा रहा है। और दूसरी बात है, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवाद विचारधारा के हैं। हमारी लड़ाई ना कांग्रेस से है ना बीजेपी से है, हमारी लड़ाई एक सिद्धांत की है, लोहिया सिद्धांत की है। और हम जातिवाद के साथ में रहना पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग समाजवादी हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।